जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आपका वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। तो मार्केट समरी को हमने पहले ही देख लिया था जुम्मे वाले दिन, तो आज मेरा कोई इरादा नहीं है कि मज़ीद इसे एक्सप्लेन किया जाए। तो ऑलरेडी हम लोग अपर कैप हो गया, अपर लॉक हो गया और ऑलमोस्ट हम जो है ना ग्राफिकल व्यू में टॉप 10 सिंबल्स को और टॉप 10 सेक्टर्स को देख चुके हैं। तो मैं आपको आज ज़रा केएससी 100 को हम डिस्कस करेंगे और उससे पहले मैं आपको चीज़ एक कंफर्म करना चाहता हूँ कि आप लोगों ने कहा था कि कैंडल स्टिक्स पे एक वीडियो बनाई जाए। तो मैंने तकरीबन 1 घंटा और 23 मिनट 24 मिनट की वीडियो बनाई है। इसके अंदर 35 कैंडल स्टिक पैटर्न है। आप लोग ये वीडियो पूरी देखें, आपको ये सारी समझ आ जाएगी कि कैंडल स्टिक पैटर्न को कैसे समझा जाए। और बाय कॉल के लिहाज से कुछ लोग कह रहे थे कि आपने बाय कॉल दी है, तो बाय कॉल मैंने यही दी है। इसमें टीपीएल शामिल है, पीआईबीटी शामिल है और पीआईए शामिल है, के इलेक्ट्रिक शामिल है, पावर सीमेंट शामिल है और डब्ल्यूटीएल वर्ल्ड कॉल शामिल है, वर्ल्ड टेलीकॉम लिमिटेड, सीनर्जी शामिल है और उसके बाद बैंक ऑफ पंजाब शामिल है। तो ये वर्ल्ड कॉल की मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो को देख के आपको आइडिया हो जाएगा आपको इन शेयर्स को किस प्राइसेस में बाय करना चाहिए और ये तकरीबन शेयर अपनी सपोर्ट पे मौजूद हैं। और ये वीडियो मैंने आपको बता चुका हूँ कैंडल स्टिक के बारे में, आप ये वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। इसके अलावा अगर किसी ने मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो आप लोगों ने कम्युनिटी सेक्शन में जाना है और कम्युनिटी सेक्शन में यहाँ पे मैंने अपना ये लिंक ऐड किया हुआ है, आपने क्लिक करके इस व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है। तो आज जरा पहले ऐसे चलते हैं कि न्यूज़ को जरा डिस्कस कर लेते हैं और एंड पे हम जरा केएससी 100 को डिस्कस कर लेंगे और जरा टेक्निकली डिस्कस कर लेंगे। और यार माजरत उन लोगों से जिन्होंने मुझे शेयर बताए थे, तो यार मैं इस दफ़ा ना कैंडल स्टिक की वीडियो बना रहा था, तो उसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया उसे समझने में, वीडियो को बनाने में। इस वजह से मैं बना नहीं पाया वीडियो टेक्निकल एनालिसिस पे। तो टेक्निकल एनालिसिस इंशाल्लाह या तो अगले वीक देख लेंगे या फिर अगर सोमवार को देखेंगे, मार्केट खुलती है तो तब इंशाल्लाह देख लेंगे। बट मार्केट की कंडीशन अभी थोड़ी टफ हुई पड़ी है। पर चले न्यूज़ पे चलते हैं और ज़रा न्यूज़ पे जाके देखते हैं। तो अभी जरा एक हमारे सामने एक ट्वीट सामने आया, मैं ट्वीट आपको दिखाता हूँ। तो ट्वीट डॉक्टर आरिफ अलवी साहब का, जो हमारे सदर हैं, तो आप इसे पढ़ लीजिए, मैं भी जरा आपको पढ़ के सुना देता हूँ। As God is my witness, I did not sign official Sacred Amendments Bill 2023 and Pakistan Army Amendment Bills 2023 as I disagreed with these laws. I asked my staff to return the bill unsigned with the stipulated time to make themselves ineffective. I confirmed from them many times that whether they have been returned, and I was assured that they were. However, I ever found out today that my staff undermined my will and command. As Allah knows all, He will forgive inshallah, but I ask forgiveness from those who will be affected. तो ये बेसिकली इसकी सिंपल सी कहानी ये है, समरी आप ये कर लें कि हमारे पास एक जो बिल था, अमेंडमेंट्स का बिल था और उसके बाद आर्मी अमेंडमेंट्स का बिल था। तो वो जो बिल था ना, इनके पास जब आया था, सदर के पास जो भी बिल आता है सदर को उसके ऊपर साइन करना जरूरी होते हैं। तो वो जो बिल सदर के पास आया तो सदर ने उसके ऊपर साइन करने से इनकार कर दिया और उसे भेजा कि दोबारा उसे असेंबली में भेजें और असेंबली को बोलें या सेनेट वालों को बोलें कि उसके ऊपर दोबारा नजर मारें, उसके ऊपर दोबारा नजर दौड़ाएं और देखें कि ये सही भी है कि नहीं। कि मुझे तो ये सही नहीं लगा। और जो उनका स्टाफ था उन्होंने अपने स्टाफ को कहा कि भाई ये बिल रिटर्न करने दोबारा, और उनका कहना है कि उसके ऊपर साइन कर दिए गए खुद ही मेरी तरफ से, लेकिन मुझे इस चीज़ का पता ही नहीं है। और वो कह रहे हैं कि इस चीज़ का मेरा जो अल्लाह ताला है वो गवाह है। तो न्यूज़ जो है वो अभी बुरी बुरी आ रही है काफ़ी ज़्यादा। अब पीटीआई को मुकम्मल जकड़े में ले लिया है। तो ये जियो वाले को भी न्यूज़ है कि आर्मी एक्ट तरमीमी बिल पर दस्तखत नहीं किए, ये सदर आरिफ अलवी का कहना है। और ये कल की न्यूज़ है और ये बिल्कुल वैलिड न्यूज़ है। और बाकी हो सकता है ऐसा उन्होंने ना किया हो, बिल्कुल करंटली तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि हमारे जो हाफिज साहब हैं वो बिल्कुल फॉर्म में है और हाफिज साहब को अब कुछ और करने की जरूरत नहीं है। उन्होंने पीटीआई को मुकम्मल पकड़ में ले रखा है और वो पीटीआई को मुकम्मल कुछ करने की इजाजत भी नहीं दे रहे, ना हिलने दे रहे हैं। आगे आपको न्यूज़ चलते हैं तो आपको बताते जाएंगे, आप खुद कहेंगे यार वाकई बहुत तगड़ी तगड़ी न्यूज़ आई पड़ी है, मार्केट को असर जरूर करेंगी। अगर महंगाई की शरह देखी जाए तो पाकिस्तान में महंगाई की शरह 32% हो गई है। 32 अशिया की कीमतें बढ़ गई हैं और जो हमारे पास महंगाई की शरह है वो इंक्रीज होती जा रही है दोबारा। और अशियाए ज़रूरत की कीमतों में तकरीबन 0.78% दोबारा इजाफा हुआ है और 12 अशिया की कीमतें जो हैं वो तकरीबन हमारे पास नॉर्मल रही हैं, अपनी कीमत में इस्तेकाम रहा है। तो डेली बेस पे महंगाई बढ़ती जा रही है। आप बेशक सब्जियां देख लें, फल देख लें, फ्रूट देख लें, आप बेशक चीनी लेनी हो, आपने पत्ती लेनी हो, आपने आटा लेना हो, आप जाएं बाजार में, आप यूटिलिटी स्टोर में जाएं, आपको पता चल जाएगा कीमतें कैसे बढ़ रही हैं। सोने की कीमतें डेली बढ़ रही हैं। तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है कि जो बिल्कुल रुकी हुई हो। और अब निगरान वजीर आजम हमारे पास आ गए हैं, मुझे तो नहीं लग रहा वो कुछ करने के मूड में है। एस्टैब्लिशमेंट ने लगा के भेजा, भाई सीधी बात है, मैं तो ये सीधी कहूंगा कि एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया उन्हें, एस्टैब्लिशमेंट ने लगा तो दिया, अब उन्हें पता भी नहीं है कि किया क्या जाए। अब गवर्नमेंट में आ तो गए हैं लेकिन अब उनके पास कोई पॉलिसी नहीं है कि गवर्नमेंट को संभाला कैसे जाए, अब नेक्स्ट स्टेप क्या लिया जाए। बस वही कह रहे हैं जिसका धक्का चल रहा है चला ही जा रहे हैं। आगे चलते हैं जी। ओपन मार्केट में डॉलर हमारे पास 302 पे चल रहा है, 302 पे चला गया। तो ये देखे 290 पे था, 285 पे था कहीं,
अगर एक महीना पहले की बात की जाए तो अब वो चला गया 302 पे। तो ये जो नेगेटिव न्यूज आती जा रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, ये आपको जाहिर कर रही है कि हमारा जो डॉलर जैसे ऊपर जाता जा रहा है ना रेट, उसका नुकसान हमें होगा बहुत जल्द। और अभी जो मार्केट में न्यूज ऐसी आ रही है ना, वो सारी नेगेटिव आ रही हैं। ऊपर से फिर इलेक्शन कमीशन वाले कहते हैं कि इलेक्शन इलेक्शन के बारे में वो जवाब नहीं दे रहे। तो आपको बेहतर समझ आ गया होगा कि अब सूरत किस तरफ जा रही है। तो हालात दोबारा टाइट हो रहे हैं, तो अब एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि मार्केट 47,000 46,000 की तरफ आएगी। तो मेरा मानना तो ये है, न्यूज को इतनी अच्छी नहीं आनी कि बंदा कहे कि न्यूज हमारी मार्केट को सपोर्ट कर रही है। कोई न्यूज हमारी मार्केट को सपोर्ट नहीं कर रही है करंटली। महंगाई देख लें, डॉलर 302 पे चला गया है, तो न्यूज हमारे कैसे सपोर्ट करेंगी? हर चीज तो हम इम्पोर्ट कर रहे हैं। अब जो भी चीज हम इम्पोर्ट कर रहे हैं डॉलर उन्हें दे रहे हैं, तो हमारे पास डॉलर की कमी हो रही है, डॉलर शॉर्ट होता जा रहा है। ये बात मैंने तकरीबन महीना डेढ़ पहले कही थी कि जैसे हमारी सारी इंपोर्ट्स मुकम्मल तौर पे खुल जाएंगी, तो हमने हर चीज इंपोर्ट करनी पड़ जाएगी। हर चीज पे जब इंपोर्ट हमारी खुलेगी तो फिर डॉलर बढ़ेगा, और ये डॉलर अब ऊपर जाना चाहिए मजीद। लोग तो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि डॉलर 350 तक जाएगा, लेकिन इन्होंने गवर्नमेंट ने, जो शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट थी नून लीग वालों की, उन्होंने पीटीएम की, उन्होंने काफी अरसा रोकी रखा है, उन्होंने इंपोर्ट्स को बंद किए रखा है। और बिल्कुल एंड के वक्त जाते जाते वक्त उन्होंने जाके महीना दो पहले ही उन्होंने जाके IMF से जाके कर्जा लिया है। तो इसीलिए उन्होंने तो कंट्रोल करके रखा हुआ था तरीके से। तो उनके पास तो वो आपको पता है चालाक बंदे हैं, ड्रामेबाजी हैं, ड्रामे कर लेते हैं, तो उन्होंने तो कंट्रोल किया हुआ था। भला हुकूमत चलाना तो उन्हें भी नहीं आता, अगर चलानी होती तो ऐसी ना चलाते। कर्जा ले लेके हाल में 18 बिलियन डॉलर का कर्जा चढ़ा के चले गए। साल का भी टाइम नहीं था और इतना कर्जा बढ़ा के चले गए। तो हालात अभी टाइट हो रहे हैं, हालात अच्छे नहीं है, हालात मुश्किल की तरफ मजीद जा रहे हैं। अगली न्यूज पे चलते हैं जी। तो सदर मुमलिकत का जो ट्वीट था ना, उन्होंने अभी जो मैंने आपको पहले ट्वीट पढ़ के सुनाया कि मैंने वो जो 2 हमारे पास बिल आए थे अमेंडमेंट्स के, आर्मी अमेंडमेंट्स के, मैंने उन पे दस्तखत नहीं किए। ये सदर का कहना है कि ये पता नहीं हमारी तरफ से, मैंने मेरे नाम पे इन्होंने खुद से दस्तखत कर दिए हैं, और दस्तखत करके और अल्लाह जाने मुझसे इस चीज का डिस्कशन भी नहीं की कि मैंने तो कहा था कि भाई इसे वापस कर दिया जाए, दोबारा इसे असेंबली में भेजे, सेनेट के पास भेजे। उन्होंने बोले कि दोबारा इसके ऊपर नजर डालें, ये गलत बिल है, मैं इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ। तो उनकी जो, उन्होंने अपनी मीडिया, अपनी जो उनकी टीम है ना, उनके साथ जो टीम थी, उनके वर्कर थे, उन्होंने उन पे भी इल्जाम लगाया कि इन्होंने मेरे साथ जो है ना गद्दारी की है एक किस्म की, कि इन्होंने साइन करके भेज दिए हैं और मुझे तो इस चीज का आइडिया ही नहीं है। तो ये हमारे सदर मुमलिकत का कहना है। आप देखें, एक हमारी एक हालात अच्छे होते नहीं है, एक बुरी खबर खत्म होती नहीं है, ऊपर से नया कट्टा खुल जाता है। अब ये अलग नई न्यूज आ गई है। अब ये देखें, इधर से तो यही बात है कि जमहूरियत, अगर ऐसी बात है, अगर वाकई ऐसा हुआ है कि सदर को अगर कोई हक हासिल नहीं है, तो फिर कौन सी जमहूरियत है? आप कौन से जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं? तो मेरे ख्याल में तो फिर तो आपके मुल्क में कोई जमहूरियत है ही नहीं, आप तो सिर्फ नाम के जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं। तो ऐसी बात है कि फिर आप लोग मुझे कहेंगे यार आप बात नहीं करते, आप लोग, आप सियासत पे बात करने लग जाते हो, ये करने लग जाते हो। यार देखें, स्टॉक मार्केट जो है ना, वो हर चीज के साथ जुड़ी हुई है, सियासत हमारी इफेक्ट कर रही है। ऐसे अगर फर्ज करें ऐसी खबरें आती रहेंगी कि हमारे मुल्क में जमहूरियत नहीं है, तो कौन फॉरेन इन्वेस्टर आएगा इन्वेस्ट करने? आप अगर बाहर चले गए ना, मुल्क से बाहर चले गए, अमेरिका में चले गए, UAE में चले गए, सऊदीया चले गए, आप भी इन्वेस्ट करना पाकिस्तान में पसंद नहीं करेंगे। आप कहेंगे छोड़े भाई, सऊदी अरब की स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में क्या रखा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, हर वक्त तो लड़ाई चली रहती है, कत्ल गारत होती रहती है, तो ऐसी ऐसी जगह में इन्वेस्ट करके क्या फायदा है? आप भी यही कहेंगे। तो फॉरेन इन्वेस्टर का भी यही है ना, कौन किसी जगह पे नुकसान में एंट्री लेता है? तो यही बात है ना कि जब तक ऐसी बुरी नेगेटिव न्यूज आती रहेंगी तो फिर ऐसा ही होगा। जमहूरियत तो नाम की रह गई है, बस नाम की हम जमहूरी मुल्क रह गए। जमहूरियत जब तक नहीं होगी, मुल्क ऐसे तरक्की नहीं करता है। और जैसी आजकल न्यूज आ रही है स्टॉक मार्केट के लिए, बहुत ही नेगेटिव न्यूज है। मैं तो फिर इन्हें कोसना ही पड़ता है, मुझे तो पॉलिटिकल पार्टीज को। वजह यही है कि यार एक मार्केट को, पूरी मार्केट है, इतनी स्टेबल मार्केट है हमारी, काफी अरसे से चल रही है, उसे आप लोग खराब कर रहे हो। उसी अनस्टेबिलिटी की वजह ये पॉलिटिकल हाइप है, सिर्फ और सिर्फ इनकी न्यूज है पूरी। ये कर्जा ये लेते हैं, और इफेक्ट किस पे होता है? स्टॉक मार्केट पे होता है। कोई बुरी न्यूज आती है, इफेक्ट किस पे होता है? स्टॉक मार्केट पे होता है। इकोनॉमी इनसे नहीं चलती, इफेक्ट किस पे होता है? स्टॉक मार्केट पे होता है। पैसा इनके पास खत्म हो जाता है, इफेक्ट किस पे होता है? स्टॉक मार्केट पे होता है। कर्जा IMF से ये लोन लेते हैं, सऊदी अरब से ये लोन लेते हैं, इफेक्ट किस पे होता है? स्टॉक मार्केट पे होता है। लड़ाइयां ये करते हैं, जेल में इमरान खान साहब जाते हैं, जेल में शहबाज शरीफ जाए, नून लीग का कोई बंदा जाए, पीपल पार्टी का जाए, इफेक्ट किस पे होता है? स्टॉक मार्केट पे होता है। तो कत्लो गारत और ऐसी जो बुरी न्यूज है ना, उनका इफेक्ट मार्केट पे नेगेटिव ही जाता है। आगे चलते हैं जी। अब देखें, इन्होंने साइफर केस में, अब इन्होंने इमरान खान को पहले गिरफ्तार किया हुआ था एक केस में, और अब उसके बाद इन्होंने असद उमर को भी इस्लामाबाद से गिरफ्तार कर लिया साइफर केस में, और शाह महमूद कुरैशी को भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया है साइफर केस में। अब जो नायब चेयरमैन थे PTI के, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उन्हें भी इन्होंने गिरफ्तार कर लिया। तो PTI को इन्होंने मुकम्मल पकड़ में लिया हुआ है। और हाफिज साहब जो है ना, आजकल फ्रंट फुट में हैं, और ड्राइव की बजाय छक्के की तरफ जा रहे हैं, और छक्के पे छक्के मारते जा रहे हैं। तीनों मेन मेंबर्स को पकड़ लिया है। असद उमर साहब तो पहले ही खामोश हो गए थे, वो तो समझ गए थे अब अगर मैंने बात की तो मुझे ये नहीं छोड़ेंगे। असद उमर काफी अरसे से खामोश थे, तकरीबन महीना डेढ़ हो गया है, बिल्कुल चुप करके बैठे हुए थे। कुरैशी साहब भी नॉर्मल ही थे, लेकिन अब देखिए सीनियर तो वही थे अभी करंटली पार्टी में,
तो नायब सदर तो वही थे, तो उन्हें भी उठाना बनता था, उन्हें भी अब उठा लिया इन्होंने। और फिर अब देखें खान साहब को तो ऑलरेडी जेल में रखा हुआ है। तो हालात जो है ना मुख्तलिफ अब दोबारा खराब होने की तरफ जा रहे हैं। आर्मी मुकम्मल कंट्रोल लेना चाह रही है, एस्टेब्लिशमेंट मुकम्मल कंट्रोल में। एस्टेब्लिशमेंट में मैं तो एस्टेब्लिशमेंट में सिर्फ आर्मी को गिनता हूँ। मैं तो ये ISI वगैरह हो गई और ये बाकी जो दो तीन और हैं, इन्हें तो मैं नहीं गिनता। मैं तो एस्टेब्लिशमेंट सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी को गिनता हूँ, जो कि सिर्फ मेन किरदार अदा करती है, पीछे बैठ के खेलती है। तो मेन ज्वारी तो आपकी जो बैठी है वो पाकिस्तान आर्मी है, वो खेल रही होती है सारा। आप लोग तो बस खेल को देख रहे होते हैं, खेलने वाली वही होती है और आपको भी नचा रही होती है वो। आगे चलते हैं जी। तो साइफर केस में मैंने आपको बताया था कि शाह महमूद कुरैशी को भी रिमांड में ले लिया है और असद उमर को भी ले लिया और खान साहब तो ऑलरेडी हमारे पास जेल में है। तो खबरें ऐसी हमारे पास कोई अच्छी नहीं आ रही हैं। डेली बेस पे अगर खबरें देखी जाए तो हमारे पास नेगेटिव ही आ रही हैं। आगे चलते हैं जी। और हमारे पास IMF से हमें एक लोन मिला है जी तकरीबन। IMF से हमें मेरे ख्याल में यहाँ पे लिखा होगा कितना लोन मिला है। फॉरेन इनफ्लोज इनटू PSX एंड डेब्ट मार्केट सर्चेस टू 12954 बिलियन। ओके सॉरी, हमें IMF से लोन मिल गया है। 3 बिलियन का मेरे ख्याल में लोन मिला है, 3 बिलियन का यहाँ पे लिखा हुआ है। शॉर्ट टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैव रिपोर्ट्स कॉन्फिडेंस इन पाकिस्तान इकोनॉमी एज द स्टेट कम बैक। अब ये चीज सिंपल है। एक यहाँ पे जो पहली चीज मेंशन है शॉर्ट टर्म फॉरेन पोर्टफोलियो। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर है ना, वो भी समझ रहे हैं कि मार्केट की कंडीशन खराब है, हालात इतने अच्छे नहीं है, वो भी शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी नहीं जा रहा मार्केट में। अब फॉरेन इन्वेस्टर वाले भी आ गए हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट किया जाए। मार्केट का कोई नहीं पता, इलेक्शन हो ना हो। तो बेसिकली यही बात है। हमारे पास जब भी लोन आता है तो फॉरेन इन्वेस्टर आते हैं, लेकिन अभी जो आए हैं ये शॉर्ट टर्म के लिए आए हैं। हर कोई शॉर्ट टर्म के लिए जा रहा है। सिंपल आप अपना देखें, आप मार्केट में घुसते हैं, आप लोग कितना डर के घुस रहे हैं। आपको पता है कि मार्केट ने अब दोबारा नीचे की तरफ आना, मार्केट में अब नेगेटिविटी आ गई है, मार्केट में अब कोई पॉजिटिविटी नहीं बची। तो आप लोग भी यही चाह रहे हो ना कि मार्केट नीचे की तरफ आए। आप लोग के पास सिर्फ एक दो पॉजिटिव खबरें हैं जो चली तो चली। एक तो पहली आपके पास रिफाइनरी के लिहाज से रिफाइनरी पॉलिसी एक, और दूसरी आपके पास है सर्कुलर डेप्थ ऑयल एंड गैस सेक्टर का। वो अगर अच्छा आया तो ठीक है, वो अगर अप्रूव होगा, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है ये जो अभी जो गवर्नमेंट आई है ना हमारे पास निगरान, वो मेरे ख्याल में सिर्फ दावतें उड़ा रही है फिलहाल, और मिठाइयां बांटी जा रही हैं और मुबारकबादें दी जा रही है, मजीद कुछ भी नहीं है अभी इसमें। एक और न्यूज है जी मेरे पास, पावर टैरिफ जो है वो उम्मीद है कि दोबारा इंक्रीज कर जाएंगे। तो जो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी के हैं, पावर जनरेशन के जो हमारे पास ये शेयर्स हैं, वो उम्मीद है कि दोबारा नीचे की तरफ आएंगे। पावर सेक्टर में हमारे पास बड़ी अच्छी अच्छी कंपनी है। निशात की हमारे पास काफ़ी कंपनी आ जाती है, कैपको आ जाती है, हब आ जाती है, और इसके अलावा निशात की तो 3-4 ही इसके अंदर हैं तगड़ी कंपनी है। इसके अलावा के इलेक्ट्रिक आ जाती है। तो जब टैरिफ्स बढ़ेंगे तो उम्मीद है कि शेयर भी नीचे की तरफ आएंगे। इम्पैक्ट ऑन एक्टिव होगा ना, तो कोई भी पॉजिटिव खबर तो आ नहीं रही है यार मार्केट में। तो जब पॉजिटिव न्यूज आएगी नहीं तो मार्केट कैसे परफॉर्म करेगी यार। मार्केट ने नीचे ही जाना है ना। मार्केट हफ्ता हो गया, 10 दिन हो गया, मार्केट हमारे पास साइड वे चल रही है, ना ऊपर जाती है ना नीचे जाती है। तो मार्केट को तो अब नीचे की तरफ आना ही चाहिए ना। तो मेरा भी एक्सपेक्टेड आइडिया यही है कि मार्केट अब नीचे की तरफ आएगी। यार एक दो चीजें मैंने आपको डिस्कस करनी थी। देखें, एक लोग कुछ कह रहे थे कि ये पावलपुर जो व्हील्स था, सॉरी मैं आपको यहीं पे एक दिखा देता हूँ। यार ये एक व्हील्स का नाम था, मेरे अब ज़हन में नहीं आ रहा है यार, वो कौन सी थी। बलोचिस्तान व्हील्स, हाँ बलोचिस्तान व्हील्स वाले हैं, उनके बारे में मैं एक चीज आ रही थी, मेरे ज़हन में नहीं आ रहा था नाम। बलोचिस्तान व्हील के बारे में यार देखें, आप लोग कह रहे हैं बलूचिस्तान व्हील में एंट्री ली जाए कि ना ली जाए। देखें एक साल की रेंज क्या है, 55 से 154। अब देखें रिस्क इसमें कितना है, 55 से लेकर 148। भाई 100 रुपए का तो रिस्क बन रहा है शेयर में, 90 रुपए का, 95 रुपए का रिस्क बन रहा है। और रिवार्ड कितना है, 158 से 154। कितने रुपए का रिवार्ड है, 6 रुपए का रिवार्ड। आप इस शेयर में क्यों घुसना चाहते हैं यार। अब देखें इनका काम क्या है, ये बनाती क्या है, इनकी जो है ना प्रोडक्शन है वो हमारे पास है ऑटोमोबाइल पार्ट्स, ऑटोमोबाइल के जो छोटे मोटे पार्ट्स बनाते हैं। तो अब देखें अगर अगर इनकी सेल अच्छी है, लेट्स सपोज कर लेते हैं कि इनकी सेल अच्छी है। अब हम गाड़ियों के एक सेक्टर को देख लेते हैं, फर्ज करें हम देख लेते हैं होंडा वालों को देख लेते हैं, होंडा वालों को देख लेते हैं, आपको बेहतर समझ लग जाएगा कि बलूचिस्तान व्हील कैसे ऊपर गई है। यार देखें जो कंपनी एक ऑटोमेटिकली कारें बना रही है उसकी कीमत देखें 127 है, वो मेरे ख्याल में 81 से 127 पे गई है, और वो मेरे ख्याल में 6 मंथ में उसने कोई 20-30 रुपए का गेन दिया बेचारी ने, और उसकी कीमत देखें 140 तक गई है। और कहाँ से गई है, 84 से। जो गाड़ियां बना रही है उसकी कीमत 127 है, और जो स्पेयर पार्ट्स बना रही है उसकी कीमत ज्यादा है। यार अजीब बात है। इंडस मोटर को भी देख ले, वो भी फ्लॉप चल रही है। क्यों चल रही है, वजह क्या है, लोगों के पास पैसे नहीं है, इकॉनमी अच्छी नहीं है, लोगों के पास जॉब नहीं है, लोग कहाँ से कमाएंगे यार पैसे। एक महीने में देखें ये शेयर चला ही कोई नहीं है, 1000 रुपए का शेयर है, इतना तगड़ा शेयर है। देखें अब 960 से गया है, 960 से कहाँ तक गया है, 976 तक। अल्लाह के बंदो यार 980 तक गया है यार। कितना गेंद दिया है शेयर ने यार आपको, यार 20-30 रुपए का गेंद दिया यार, 1000 रुपए का शेयर है। खुदा के बंदो कुछ तो शर्म कर लो यार। तो वही बात है ना, इकॉनमी जब हमारे पास है ही नहीं, हमारे पास ना जॉब्स है ना हमारे पास पैसा है, तो हमारे पास गाड़ियां कैसे चलेंगी यार। जब हमारे पास गाड़ियां नहीं है तो हमारे पास व्हील्स कैसे चलेंगे यार। तो सिंपल सी बात है।
जब हमारे पास गाड़ियां नहीं बिक रही, लोगों के पास पैसे नहीं है, तो लोग स्पेयर पार्ट्स को लेके क्या करेंगे? तो सीधी बात है ना, सट्टा चल रहा है, जुआ चल रहा है इस शेयर में। न्यूज की बेस पे चला है, न्यूज अच्छी आती नहीं है कि फलां बंदे को बाय करना चाह रहा है, फलां नहीं बाय करना चाह रहा, न्यूज की बेस पे एक मंथ में आपको शेयर अच्छा भला गेंद दे गया। आके आपकी मर्जी, आप इसमें ट्रेड लेना ले, मेरा काम होता है आपको बताना। 70 से ये जे के शेयर 150 पे चला गया, तो मेरे ख्याल में ये 70 से देखें तो तकरीबन 40-70 और तक 75-80 रुपए का ये आपको गेंद देगा यार। आगे आपकी मर्जी, आप लोग शेयर में घुसना चाहें ना चाहें। शेयर की जो रेगुलर मूवमेंट है वो यही है, 60 पे देखें, 60 पे मूव करता है और फिर दोबारा जाके कहीं जाता है 70-78 पे, तो यही 10-15 रुपए का गैप होता है इसके दरमियान। आप लोग अब इसमें अगर घुसना चाहेंगे तो आपकी मर्जी है यार, आप लोग को बेहतर पता है इसके अंदर घुसना है कि नहीं। अब एंग्रो वालों को देख लें। अब ऐसे मौके पे ना आप लोग कहते हैं कि शेयर में काम किया जाए, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, उन शेयर्स पे काम किया जाए। एंग्रो का शेयर्स अगर देखें ना, एक मंथ में लगातार हमारे पास अभी गिर रहा है। एक्सपेक्टेड जो डिविडेंड था वो अच्छा नहीं मिला, ठीक है, कोई नहीं, होता रहता है। 272 से आगे हमारे पास 256 पे, हमारे पास तकरीबन इसने 16 रुपए का डाउन दे दिया है। अब अगर ये मजीद थोड़ा सा नीचे आता है तो बाइंग लेवल बनेगा ना यार इंशाल्लाह इस शेयर में। ये देखें, ये 50-55 के आता है, 50 के लेवल पे आपका बाइंग लेवल बनेगा शेयर में। आप लोग क्यों अब ऐसे ऐसे शेयर में जाएं जो कि फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर हैं। एंग्रो कारपोरेशन हो गया, और इसके अलावा आप निशात वाले देख लें। निशात वाले जो ही अब एक्स होगा ना, निशात वाले, निशात वालों के जो भी शेयर हैं वो जैसे हमारे पास एक्स होते जाएंगे, हम तब बाय करेंगे एक्स डिविडेंड जब होगा। अब देखें, निशात चुनिया लिमिटेड हमारे पास 24 पे है। अगर एक मंथ में देखा जाए, 6 मंथ में देखा जाए, ये कहाँ पे मूव कर रहा था, तो ये शेयर मेरे ख्याल में 21 पे मूव कर रहा था। तो 21 का लेवल हमारे पास बनता है बाइंग का। ये देखें, 20 से 21 का लेवल बाइंग का बनता है। इसके अलावा निशात मिल्स लिमिटेड को भी देख लें, अच्छा शेयर है यार। आप लोग अब फंडामेंटली जो स्ट्रॉन्ग शेयर्स है ना, उनकी तरफ बाइंग को जाइए, आप छोटे मोटे शेयर्स की तरफ मत जाएं। अगर कोई बहुत ही छोटा शेयर है, पेनी शेयर है, वॉल्यूम उस पर अच्छा होता है, आपको अच्छी सपोर्ट पे मिल रहा है, तो फिर आप लोग बाय कीजिए। मैं तो आपको वही चीज सजेस्ट करता हूँ जो बेहतर होती है। आगे अमल करना आपकी मर्जी है। अब देखिए, निशात में लिमिटेड कहाँ पे मूव कर रहा है, 52 पे, 52 से लेकर और मेरे ख्याल में ये 60 तक जाता रहा है। अब ये जब 52 तक आएगा, 55 तक आएगा, तो फिर आप इसमें लेवल बनाइएगा। अभी करंटली इसमें लेवल ना बनाए, लेकिन अब आपने काम यही करना है, आप लोगों ने फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स में काम करना है। ईपीसीएल वालों को देख लें, एग्रो वालों के मैं शेयर अक्सर सजेस्ट करता रहता हूँ कि फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। थोड़ी बहुत मैनेजमेंट कमजोर होती रहती है, कोई बात नहीं है। देखें, अभी बड़ी अच्छी कीमत पे मिल रहा है, 42 पे मिल रहा है, 39 का इसका एक साल का लोएस्ट है और मैक्सिमम इसका 66 है, तो अच्छा गेंद दे सकता है लॉन्ग टर्म के लिए। डिविडेंड वाला शेयर है। इसके अलावा आप लकी वालों को देख लें यार, अच्छा ग्रुप है लकी वाला भी। लकी में आप कुछ भी उठा लें, लकी में देख ले 613 पे पहुंचा हुआ है। अब ये अच्छा शेयर है यार, देखें अपनी मैक्सिमम के करीब पहुंचा हुआ है। जब ये नीचे आएगा, इस पे ट्रेड लीजिएगा। ओजीडीसी हो गया, पीपीएल हो गया, ये तगड़े शेयर है, इन पे आप ले लेना ट्रेड। ओजीडीसी को देख लें, ये शेयर डाउन भी जाता है, अगले दिन आपको दोबारा गेंद दे जाता है। अब 99 पे आ गया। अब अगर कल परसों ये दोबारा आप दे जाता है तो आप लोगों ने घबराना नहीं है, दे सकता है। लेकिन मैं तो कहता हूँ ये शेयर अब दोबारा नीचे आए, हमारे पास 90 के लेवल तक आए, लेकिन इस शेयर पे वॉल्यूम बहुत होता है। देखिए 19 मिलियन का वॉल्यूम पड़ गया, ये शेयर मजीद ऊपर की तरफ ही जाएगा ना। अब बेशक 2 रुपए, 2-3 रुपए एक दिन डाउन होता है, अगले दिन दोबारा गेंद दे जाता है। अब पीपीएल को देख लें, ओजीडीसी को आप देख लें, पीपीएल को देख लें, एसएनजीबी को देखें यार, वो तगड़े शेयर हैं। तो एसएनजीपी तो इतना अच्छा नहीं है, लेकिन पीपीएल और ओजीडीसी बहुत तगड़े शेयर हैं। एसएनजीपी देखें 76 पे आ गया। अभी अभी देखें, यहाँ पे उस दिन मैंने आपको सजेस्ट किया था, जब ये शेयर गया था तकरीबन 73 पे था। अब ये शेयर 79 से वापस आया पिछले दिन। अब ये देखिए, उस दिन जब ये शेयर गया था 69 पे, मैंने तब आपको सजेस्ट किया था कि यहाँ पे बाइंग कर लो, और अब ये शेयर कहाँ पे पहुंच गया, 76 पे पहुंच गया। आगे आप लोगों की मर्जी, आप लोग बाय करते हो कि नहीं हो, वो तो आप पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आप कोई और अच्छा शेयर देख लें, लकी ग्रुप वाला देख लें, और निशात मिल वालों का देख लें, एंग्रो वालों का देख लें। पेनी स्टॉक्स ठीक है, आप वर्क करें, लेकिन पेनी स्टॉक्स पे आप तब वर्क करें जब वो अपनी सपोर्ट पे मिल रहा हो। जब पेनी स्टॉक्स आपको सपोर्ट पे नहीं मिल रहा तो आप उसमें बाइंग क्यों करते हैं यार। एक टीआरजी वाला कह रहा था भाई, टीआरजी मेरे ज़हन में आ गया, टीआरजी को भी जरा देख लेते हैं। टीआरजी देखें यार, डे ट्रेडर का शेयर है, इसमें बहुत ज्यादा बंदे घुसते हैं, लेकिन इसकी तगड़ी जो सपोर्ट है ना वो भी देख लेते हैं। देखें, इसकी अगर 52 वीक की रेंज देखें तो 86 से कहाँ पे 152 पे है। तो ये शेयर अब मेरे सामने 94-93 पे गया था एक दिन पहले यार, 2-3 दिन पहले 95 पे था, आप लोगों ने बाई नहीं किया तो आपकी मर्जी ना यार। ये यहाँ पे कहीं पे गया था यार, बाल यहाँ पे सही क्लियर नहीं नजर आ रहा, तो ये अभी गया था नीचे, बिल्कुल लो बनाया था इसने, आप लोगों ने बाई नहीं किया तो आपकी मर्जी, आप पे डिपेंड करता है ना। अभी देखें, ये शेयर दोबारा 98 पे आ गया है, और ये शेयर अब कहाँ से वापस आया था, 99.50 से वापस आया 98 पे। तो मेरे ख्याल में देख लें 1.5 रुपए का इसने डाउन दे दिया दोबारा। ओवरऑल अगर देखा जाए, पीक के लिहाज से देखा जाए, अगर डे के लिहाज से देखा जाए तो थोड़ा सा डाउन हुआ है। अगर इसकी सपोर्ट देखी जाए तो मेरे ख्याल में इसकी सपोर्ट जो है ना, अब वो तकरीबन बनेगी 90 से 95 के दरमियान पे। 90 से 95 के दरमियान पे अगर आपको टीआरजी मिलता है तो आप टीआरजी ले लें। यार एक और भाई कह रहे थे फूजी फोर्ड लिमिटेड, मैं जरा टेक्निकल पे डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि इतना मेरे पास टाइम नहीं है आज, तो मैं जरा बेसिक आपको थोड़ा सा आइडिया देता जा रहा हूँ कि आप लोगों ने ट्रेड कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे नहीं लेनी। अब देखें, फौजी फूड्स लिमिटेड को देख ले, फौजी वाला ग्रुप अच्छा है बेशक। मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि यार जब आपका काम है कि आप लोग बॉर्डर पे रुके तो बॉर्डर पे रुके, आप क्या करते हैं इस काम में। चले अब जब घुस गए हैं तो ठीक है चलाएं,
ठीक है चला तो लेंगे क्योंकि पैसे वाले बंदे हैं, अमीर बंदे हैं भाई, पता है बजट से पैसे कैसे लेने हैं उन्हें, चला रहे हैं तो चलाने दे। अब देखें एक मंथ की रेंज देखें 7.18 और मिनिमम कहाँ पे आ गया, अब ये शेयर 6.25 पे आ गया है। अगर 6 मंथ का इसका लो देखा जाए तो 6 मंथ का जो इसका लो था हमारे पास यहाँ पे था 4.61। अब ये शेयर मजीद नीचे की तरफ आ रहा है आहिस्ता आहिस्ता। वॉल्यूम इस पे देखें तो मेरे ख्याल में 1.6 मिलियन का वॉल्यूम था। ट्रेड तो इस शेयर में अभी भी बनती है, लेकिन टेक्निकली अगर शेयर को देखेंगे ना तो फिर समझ आएगी हमें। इस तरह हमें एनालिसिस करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अगर शेयर तकरीबन देखें ना, यहाँ पे गया था 7.20 पे गया था, 7 पॉइंट और ये 20 पे गया था 7.18 से अगर नीचे आया तो मेरे ख्याल में अभी तक इसने 1 रुपया भी डाउन नहीं किया। तो मजीद एक्सपेक्टेड है कि अगर ये 6 से नीचे आता है फिर इसके ऊपर बाइंग लेवल बनेगा ना। एक भाई मुझे कह रहे थे पीछे कि यार ये आप लोग बताएं कहाँ पे बाय करें, तो वो 6.25 से अभी मेरे ख्याल में कुछ दिनों पहले ये गया था, इस लेवल पे गया था, 6.40 को टच करके आया था यहाँ से, 6.38 से दोबारा 6.47 तक गया था। लेकिन कोई बात नहीं, शेयर ओवरऑल जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड ही आ रहा है हमारे पास। ये जो हमारे पास यहाँ से इंक्रीज हुआ था ना यहाँ तक 5.52 से 7.6, अब दोबारा नीचे की तरफ ट्रेंड ले रहा है। अब इसने ये ट्रेंड भी तो कवर करना है ना यार। इसके अलावा अब कोई शेयर मेरे ख्याल में WTL हो गया, मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया WTL के बारे में। मजीद WTL का मैंने एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। के इलेक्ट्रिक को भी मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। और मेरे ख्याल में पाक इलेक्ट्रॉन का कुछ लोग कह रहे थे, पाक इलेक्ट्रॉन को भी देख लें यार, पाक इलेक्ट्रॉन क्या कहता है। तो पाक इलेक्ट्रॉन देखे 10.76 पे आ गया। इसकी एक मंथ की रेंज देखे तो मेरे ख्याल में 12 को क्रॉस किया होगा, उम्मीद तो है। और ये देखें इसकी जो एक मंथ की रेंज थी हमारे पास वो है 11.73, अभी तकरीबन 1 रुपया गिरा है और एक्सपेक्टेड है कि अब इसका डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अब उम्मीद है कि ये 9 के लेवल की तरफ आ रहा है। अगर ये शेयर 9 के लेवल पे आता है तो अच्छा बाइंग लेवल बनेगा आपका, 9 के लेवल पे आप लोग बाइंग बना सकते हैं। इसके अलावा लोट कैम के बारे में कुछ लोग कह रहे थे लोट कैम कहाँ पे बाय किया जाए, तो मैं जरा यहीं पे आज आपको बता देता हूँ। लोट कैम देखें अभी आ गया 24 पे, हल्का सा पॉजिटिविटी इसने दिखाई है। वॉल्यूम देखे तकरीबन 9,39,000 का वॉल्यूम था। तो एक्सपेक्टेड है मे भी थोड़ा सा डाउन कर जाए, थोड़ा सा अगर डाउन देता है तो अच्छी बात है, लेकिन अपसाइड भी इसके अंदर एक्सपेक्टेड है। अगर इसकी मेरे ख्याल में जो EPS थी ना वो इसकी अच्छी नहीं आई थी, इस वजह से वो डिविडेंड भी नहीं दिया था, शेयर नीचे आ गया था। 29 से गिरा है ये शेयर और ये शेयर हमारे पास आया था तकरीबन 24.86 पे आ गया। इसकी जो रेंज है वो 21 से 34 है। अब मेरे ख्याल में रिवार्ड थोड़ा ज्यादा हो गया और रिस्क जो है ना वो थोड़ी कम हो गई है। 21 से लेकर 24 तक हमारे पास जो रिस्क है वो हमारे पास 3-4 रुपए का आ गया है, और जबकि जो रिवार्ड है वो 24 से लेकर 34 तक हमारे पास 10 रुपए का अब रिवार्ड आ गया। तो मेरे ख्याल में अब इस शेयर में ट्रेड बनती है, आप अब इस शेयर में ट्रेड ले सकते हैं आसानी से। और लॉट कम के अलावा यार एयर लिंक के बारे में कुछ कह रहे थे, तो एयर लिंक एक्सपेक्टेड था थोड़ा ऊपर जाए, लेकिन मार्केट में जब नेगेटिविटी आ गई है तो कोई शेयर नहीं परफॉर्म करेगा यार। मार्केट में जब भी नेगेटिविटी आती है सारे शेयर नीचे ही आते हैं, और मार्केट में नेगेटिविटी का यही तो इशू है। मार्केट में जब नेगेटिविटी आएगी न्यूज बुरी आती जाएंगी। ये आप फॉरेक्स ट्रेडिंग तो नहीं कर रहे हैं ना, आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काम कर रहे हैं, बहुत ही वोलेटाइल मार्केट है। इस मार्केट में काम करना बहुत ही मुश्किल काम है। ज्यादातर लोग जब इसमें इंटर होते हैं तो डर के मारे ही छोड़ जाते हैं। अगर एक मंथ का इसका हाई देखा जाए एयर लिंक का, तो एयर लिंक का हाई जो है हमारे पास मेरे ख्याल में 29 का होगा। तो एयर लिंक का जो हाई है हमारे पास वो यहाँ पे तकरीबन 26.67 का है, माजरत 26.67 का इसका हाई है। और अगर इससे पहले देखा जाए 6 मंथ में तो इसका जो हाई था यहाँ पे हमारे पास बना था तकरीबन ये जुलाई 11 में। तो जुलाई में पड़ा था जुलाई 11 को पड़ा था और इसका हाई था तकरीबन 28.21 रुपए का। तो 29 वाला मेरा आइडिया ठीक था, 29 पे गए। और अगर लो देखें इसका मेरे ख्याल में ये इसका लो था 18 रुपए का। तो मेरे ख्याल में अगर ये 20 तक आता है तो अच्छा लेवल है हमारे पास, बाइंग लेवल बनेगा। तो वॉल्यूम अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल में 1.2 मिलियन वॉल्यूम था, अच्छा वॉल्यूम था। मसला यही है इसमें डेढ़ ट्रेडर अब घुसने लगे हैं। अब देखिए 50 पैसे गिरा, लोग ने 1.5 मिलियन का शेयर बाय कर लिए, लेकिन इतना वॉल्यूम भी अच्छा नहीं है। अगर 4-5 मिलियन का वॉल्यूम होता फिर एक्सपेक्टेड अगले दिन 1 रुपए का गेन दे जाता। तो एक्सपेक्टेड तो यही है कि अब मार्केट दोबारा नीचे की तरफ आएगी। जरा KC 100 की तरफ चलते हैं और मार्केट को जरा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो मार्केट में नेगेटिविटी जो है जो फैलती जा रही है, न्यूज मैंने आपके साथ तकरीबन सारी डिस्कस कर ली है। आपको अब न्यूज का इम्पैक्ट का समझ आना लग जाना चाहिए कि न्यूज का इम्पैक्ट कैसे होता है, पॉजिटिव कैसे होगा और नेगेटिव कैसे होगा। तो KC 100 इंडेक्स को देखें तो जो सपोर्ट हमारे पास बन रही है, सपोर्ट पे मैं अभी भी कायम हूँ कि कौन सी सपोर्ट है। मैं 47,000 की सपोर्ट बना रहा हूँ कब से, और मैं अभी भी उसी पे कायम हूँ। अगर 47,000 की सपोर्ट हमारे पास यहाँ पे तकरीबन बनती है इस लेवल पे, तो फिर एक्सपेक्टेड है कि अब ये दोबारा 46,000 की तरफ आएगा। ये हमारे पास फर्स्ट सपोर्ट बन रही है 47,000 की, और देन हमारे पास जो सपोर्ट बनेगी वो हमारे पास 46,000 बनेगी। तो 47,000 हमारे पास स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, कोई बात नहीं है। 47,000 पे भी अगर आता है तो बहुत तगड़ी सपोर्ट है। तो मार्केट में देखें एक नेगेटिविटी है, मार्केट जो है ना वो कभी थोड़ा सा ऊपर जाती है, कभी नेगेटिव जाती है। तो नेगेटिविटी आ रही है, ट्रेंड आ रहा है, तो ये देखें मार्केट इसी अंदर ही मूव कर रही है ये काफी दिनों से। इससे ज्यादा ऊपर हमारे पास गेन कोई नहीं आया, इससे ना ऊपर गई है ना नीचे गई है। तो यही हमारे पास नेगेटिविटी है, मार्केट नेगेटिव जा रही है, नेगेटिविटी आ रही है, न्यूज नेगेटिव आ रही है, कोई चीज हमारी मार्केट को अपर ट्रेंड की तरफ सपोर्ट नहीं कर रही है। अब आप लोग अगर कुछ समझते हैं कि मार्केट अब दोबारा
पॉजिटिव परफॉर्म कर सकती है तो आप लोगों की मर्जी। मैं तो ऐसा नहीं सोच रहा कि मार्केट अब पॉजिटिव परफॉर्म करेगी। मुझे तो लग रहा है मार्केट ने अब दोबारा नीचे की तरफ आना है। ठीक है, फाइनेंशियल रिजल्ट चल रहे हैं, फाइनेंशियल रिजल्ट्स ने मार्केट को बरकरार रखा हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि जल्दी मार्केट नीचे की तरफ आएगी। वॉल्यूम अच्छा पड़ा था, वॉल्यूम हमारे पास आईएमएफ की वजह से पड़ा था। हमें आईएमएफ से लोन मिला था 3.5 मिलियन का। 3.5 मिलियन का जब हमें लोन मिला है तो ठीक है, उम्मीद है कि अब शॉर्ट टर्म के लिए लोग जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो आएंगे। तो इसी वजह से लोग अब जो है ना वो ट्रेडिंग में आए हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी नहीं आ रहा। लोगों को पता है मार्केट की जो न्यूज है वो नेगेटिव आ रही है और मार्केट हमारे पास अभी पॉजिटिव की तरफ नहीं जा रही है। तो जरा इंडिकेटर भी एक दाख लेते हैं, इंडिकेटर हमारे पास क्या कहते हैं। आरएसआई को देख लेते हैं जरा। आरएसआई देखें, हमारे पास रिजेक्शन हमें मिल रही है रेगुलरली। ये देखें इस लेवल पे, ये जो लेवल था ना, ये देखें इस लेवल से शेयर नीचे नहीं आ रहा था, हमारे पास आरएसआई नीचे नहीं आ रहा था। और अपर से अगर देखें, ऊपर की तरफ से देखें तो मेरे ख्याल में 70 के लेवल को भी क्रॉस नहीं कर पा रहा था। ये देखें, तो ये जो रिजेक्शन हमें मिल रही है ना, अब ये रिजेक्शन मजीद बढ़ेगी। अब ये शेयर नीचे की तरफ, अब आरएसआई हमारे पास नीचे की तरफ आएगी। और अब जो एक्सपेक्टेड है ना आरएसआई को कहां तक आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक लेवल ड्रा कर देता हूँ। मुझे तो लग रहा है कि आरएसआई को उस लेवल तक आ जाना चाहिए जल्दी। तो ये जो 50 का लेवल है ना, अब ये इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है कि अब 50 के लेवल पे आरएसआई आ जाएगी। 50-51 के लेवल पे आती है तो फिर आपको बाइंग लेवल आपका जनरेट हो जाएगा। तो अगर इस लेवल पे आती है अच्छी बात है, मैं तो इसी लेवल का वेट कर रहा हूँ, इस लेवल पे आए आप लोग एंट्री बनाइएगा। लेकिन करंटली आप लोग सिर्फ उन शेयर में घुसे जिनके पास, जो लग रहे हैं कि आप सपोर्ट में मौजूद हैं। तो मैंने आपको ऑलरेडी स्टार्ट में बता दिया था कि मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है, आप उस जाके वीडियो को देखें। वो अच्छे शेयर हैं, अपनी सपोर्ट पे आए हुए हैं। दरमियान में सीमेंट का है और मुख्तलिफ उसमें से है, मैंने एक सेक्टर का नहीं उठाया हुआ। ये देखिए टीपीएल है, सी एनर्जी है, डब्ल्यूटीएल है, बैंक ऑफ पंजाब है, के इलेक्ट्रिक है, पीआईए है, पीवीटीएल है, पावर सीमेंट है। तो मुख्तलिफ सेक्टर में से उठा के मैंने उठाया हुआ, कोई एक सेक्टर में से मैंने एक शेयर नहीं उठाया। आप ये वीडियो देख लीजिएगा, आपको समझ लग जाएगी कि ये शेयर जो है ना अपनी सपोर्ट पे आ गए हैं। और ये सारे तकरीबन पेनी स्टॉक्स हैं। तो पेनी स्टॉक्स में मैं आपको सजेस्ट किए हुए हैं जो कि बहुत ही तगड़ी सपोर्ट में है, आपको गेंद देंगे इंशाल्लाह। क्योंकि इन शेयर पे, और ये जो भी मैंने शेयर उठाए हैं ये वालियां वाले शेयर हैं। तो आज के लिए इतना है जी। आज टेक्निकली मैं कुछ ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाया, तो इंशाल्लाह सोमवार को देखते हैं। अगर टेक्निकली कुछ हुआ तो सोमवार को एक्सप्लेन कर देंगे। माजरत उन लोगों से जिन लोगों ने कुछ शेयर सजेस्ट किए थे, मैं उन्हें एक्सप्लेन नहीं कर पाया। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए आपने कहा था, तो मैं उस पर काम कर रहा हूँ। इंशाल्लाह अगले हफ्ते तक वीडियो बन जाएगी तगड़ी सी। तो हर जो भी हमारे पास सेक्टर है, 30-32 सेक्टर, उनमें से 5-6 सेक्टर में से मैं आपको शेयर उठा के दूंगा। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स होंगे और आप लोगों ने उनमें इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और वो डिविडेंड वाले शेयर होंगे। तो आज के लिए इतना है जी। तो उम्मीद है आप लोगों को आज की ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, और कमेंट सेक्शन में आप लोग अपना कमेंट जरूर बताया करें, अपना तजिया बताया करें कि आप लोग मेरी एनालिसिस के बारे में क्या कहते हैं। अगर मेरा एनालिसिस आपको गलत लग रहा है, इख्तलाफ करते हैं, तो वो आपका हक है, आपका कानूनी हक है, और आप मुझे उसके ऊपर टांट भी कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।